चलिए फिर शुरू करते हैं सेशन को। बहुत इत्मीनान से बैठना है, दिमाग शांत कर लो, चीज़ों को आराम से एक एक चीज़ें मेरी समझ में आती जाएंगी। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, आराम से, मतलब दूर दूर बैठिए। और उसको नहीं भूलना है जो पिछले एक साल, यही मार्च का महीना है, आपको पता है कि मार्च के महीने से ही शुरुआत हुई थी कोविड-19 की, और इसके बाद जिस तरीके से इसने प्रताड़ित किया है, और इस साल फिर से वही सुगबुगाहट चालू हो गई है। तो वो चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है और उसका पालन ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं पूरी जर्नी। 1 घंटे का शुरुआती 1 घंटे का सेशन हमारा होगा। थोड़ा सा स्ट्रेटजिक टॉक करेंगे, रणनीति के ऊपर बात करेंगे, और इसके बाद एग्जीक्यूशन पे भी बात करेंगे कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। फिर अगला 1 घंटे से मैं आज से ही सब्जेक्ट चालू कर दूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है। पॉलिटी में मुझे बहुत कम समय दिया गया है। तो आज जो है ये क्रैश कोर्स की पहली क्लास है आप लोगों की। इत्मीनान से चीज़ों को पहले समझना है। इसको हमने 3 फॉर्मेट पे डिज़ाइन किया है। आपके 2 एग्ज़ाम हैं। पहला एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का IAS एग्ज़ाम, ठीक है, UPSC लेता है। अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। उसका कारण ये था कि संघ लोक सेवा आयोग में जितने अभ्यर्थी पिछले साल बैठे थे, कोविड-19 के कारण से उसकी एज जो है, क्योंकि एग्ज़ाम देने बहुत सारे लोग नहीं जा पाए थे, तो उनकी एज जो है ओवर एज हो गई थी। और उसका आप लोगों में से थोड़ा सा एज मुझे बताएं कि इसका क्या एज है। 30 साल हैं आप। नेक्स्ट आपका 26, 24, 23। आप लोग बढ़िया झूठ बोल लेते हैं। उम्र छुपाना यहाँ पे मैं उम्र के साथ खिलवाड़ कर दिया आप लोगों ने। हाँ, 23 है। क्यों 24 मार्कशीट में? अच्छा, 25 होने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये आपका एग्ज़ाम आपका इस साल है 27 जून को। निर्धारित समय पे होगा। समय को लेकर कोई किसी तरीके का आप लोगों को टेंशन नहीं होना चाहिए। UPSC है, कमिटेड है, फॉर्म आने वाला है इसका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि वो अतिरिक्त मौका नहीं देगा। ठीक है, तो वो भी डिसीजन भी आ गया है। अब जल्दी तैयारी होगी, फॉर्म आ जाएगा जल्दी से जल्दी। तो ये एग्ज़ाम है। इसको यदि आज से देखें, मैं आज 1 मार्च में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं आज के दिन को भी जोड़ूंगा, क्योंकि आज के दिन का महत्व खत्म नहीं हो जाता है। लगभग 118 दिन इस एग्ज़ाम के हैं हमारे, आज से लेकर देखे जाए तो। ठीक, इसके बाद दूसरा एग्ज़ाम है आपका UPPCS का। बड़ा एग्ज़ाम है और दोनों का सिलेबस लगभग डिक्टो सेम है। स्तर में बहुत अंतर है। स्तर मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हमें स्तर को भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इसका एग्ज़ाम है आपका 13 जून को, ठीक है। और आज से देखें तो 104 दिन बचे हुए इसके, ठीक है। ये हमारे पास हमारी मनी है, यही हमारी संपत्ति है इस समय, ठीक है, जिस पे हमें काम करना है, वर्क करना है। अब देखो, ये दोनों अवधि पर्याप्त हैं उन बच्चों के लिए जिनका फाउंडेशन क्लियर है। 104 दिन में इस सिलेबस को समाप्त नहीं किया जा सकता, और 118 दिन में इस सिलेबस को समाप्त नहीं किया जा सकता, आइडियली यदि आप फ्रेशर हैं पूरी तरीके से। लेकिन यदि आपने तैयारी कर रखी है, आपका फाउंडेशन क्लियर है, तो ईजिली हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन तो आपका 30 दिन में भी हो सकता है। करने वाला होना चाहिए, उस 30 दिन के यूटिलाइज करने वाला पर्सन होना चाहिए। समझ रहे हैं? आपने जितने भी मेरे सेशन देखे होंगे, यदि आप मुझे रेगुलर जानते हैं, तो मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूं और उस चीज़ को हमेशा दोहराता हूं। प्रीलिम्स एग्जाम जब भी हम देते हैं, देखो इसमें अच्छी खासी भीड़ होती है, जोश बहुत ज़्यादा होता है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी PT देने जाना है, PT देने या एग्ज़ाम देने का एक ही टारगेट है, सेलेक्ट होना, चयनित होना। चयनित होने का मतलब होता है अंतिम लिस्ट में आना, फाइनली आपका उस लिस्ट में नाम होना चाहिए, यही है मतलब। तो जब भी प्रीलिम्स देने जाना है, यानी मेंस स्तर की तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि PT के बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे। ये पहली शर्त सिलेक्शन वाले छात्र की होती है। मेंस का मतलब है ऑप्शनल के साथ अपने पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट रखता है और फिर एग्ज़ाम देने जाता है। ये होती है प्रतिबद्धता। ये नहीं कि PT देख लेते हैं फिर मेंस देख लेंगे। अब आपको शायद पता हो कि UPSC धीरे धीरे समय कम करता जा रहा है मेंस का। PT और मेंस के बीच के गैप को कम किया जा रहा है, लगातार कम किया जा रहा है। समझ रहे हैं? अब पहले आपके 3 महीने से ज़्यादा समय दिया जाता था, अब 3 महीने से कम समय दिया जाने लग गया है। तो हमारे पास उस समय सिर्फ रिवीजन का ही टाइम बचेगा, क्योंकि मेंस में भी भारी भरकम टॉपिक है।
तो आज जो है चूंकि अभी हमारे पास 104 दिन इसके हैं और 118 दिन इसके हैं, तो यहाँ पे कैसे चीज़ों को लेके चलना है, क्या मेंस के सब्जेक्ट को भी साथ में ले चल सकते हैं, है ना, पूरा रिवीजन कैसे किया जा सकता है इस पूरी अवधि में, ये पूरा मैं आपको फॉर्मेट समझाने जा रहा हूँ। ठीक, क्या मदद संस्थान के द्वारा होगी, क्या काम आपको घर पे जाके करना है, सेल्फ स्टडी। दो चीज़ समझिएगा, आपको सोचें कि भाई यहाँ पे आपने क्लास ज्वाइन कर लिया और कोई चमत्कार हो जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं मिसगाइड नहीं करूँगा इस मामले में। जब तक आप खुद काम नहीं करोगे, घर पे जाके सेल्फ नहीं पढ़ोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो ब्रेन पे कुछ नहीं होने वाला। एक चीज़ और आपको बता दूँ, कोई भी चीज़ होती है हमारे, कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन, उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रीज़न, एक कारण का होना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसके पीछे एक कारण होना चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। जैसे आज आप लोग यहाँ बैठे हो, ये गोरखपुर से आके बैठे हैं, आप कानपुर से आके बैठे हैं, है ना, मैं सुबह 9 बजे आके यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ। मैं पहले मेरी क्लास 1 बजे होती थी, इथिक्स की क्लास इसी क्लासरूम पे। तो उसके पीछे एक कारण है, एक रीज़न है, एक प्रतिबद्धता है, एक कमिटमेंट है, आप लोगों के प्रति कमिटमेंट है। 500 बच्चे वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो कमिटमेंट आपका आपके एग्ज़ाम को लेकर क्या है, आपके पास एक स्ट्रांग रीज़न होना चाहिए पढ़ाई करने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो आपका एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ, उसका मुख्य कारण ये है कि आपके पास एक रीज़न नहीं है। और रीज़न है तो इतना मजबूत नहीं है कि वो आपको पढ़ा सके। आपके पास ना पढ़ने के 1000 कारण हैं, लेकिन पढ़ने का एक स्ट्रांग रीज़न नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि शुरुआत करने से पहले ये चीज़ स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हमारे पढ़ने के पीछे का कारण क्या है और वो मजबूत है कि नहीं है। ये जितना स्ट्रांग होगा, आप उतना ज़्यादा तेज़ी से, उतना प्रतिबद्धता के साथ चीज़ों को कर पाएंगे। तो पहले रीज़न अपना क्लियर करो ब्रेन में, क्योंकि नहीं तो जानते होता क्या है, लास्ट मोमेंट पे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं हम स्विच कर जाते हैं, या फिर अभी पढ़ाई में भी डेली ढीला। शुरुआत में तो जोश तो होता ही है, शुरुआत सब बजरंगबली है। आप लोग तो पूरा हिमालय पर्वत उठा लाओ। अभी आज पहले दिन भेज दिया जाए तो मुझे लगता है कि बस मेरे से ज़्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, आपका पूरा ग्राफ नीचे गिरता जाएगा। होना क्या चाहिए, दिन प्रतिदिन ग्राफ बढ़ना चाहिए, बात तो ये है। लेकिन आप लोगों के साथ क्या है, ग्राफ गिरता जाएगा। कारण क्या है, पीछे का कारण ना होना, एक रीज़न चाहिए हमें, स्ट्रॉन्ग रीज़न इस तैयारी करने का। यदि ये क्लियर नहीं हुआ तो मेरे यहाँ खड़े होने का कोई मतलब नहीं, और आप लोगों के बैठने का कोई मतलब नहीं। आप लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ पे समय बर्बाद हो जाएगा, निकल जाएगा। अभी आपको पता होगा कब से आप तैयारी करें, कितना टाइम हो गया, 3 साल हो गए। आप एक तो बहुत लंबी जर्नी जी रहे हैं, क्योंकि आप पीएचडी कर रहे हैं, एक बहुत लंबी जर्नी होती है ये। 3 साल के पीछे सफलता आ जाना, मतलब ऐसा नहीं, 3 साल बहुत पर्याप्त समय होता है, एक सक्सेस हो सकते हो, लेकिन आपको खुद पता होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें रीज़न कहाँ पे कितना रहा, कितना गैप रहा उस रीज़न में, खूब अच्छे से जानते होंगे आप, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी सबको पता होता है। हम जहाँ पे भी चूके हैं, चाहे हमारे 10th के नंबर कम आए हों, 12th के नंबर कम आए हों, कुछ भी हुआ है, ग्रेजुएशन में हम जैसे रहे हों, उसमें पीछे रीज़न ही होता है हर जगह पे। और ये जो सफ़र चला है आपका, मैं देखो बहुत कटु चीज़ें बोलूँगा, इस सफ़र में आप दुधारी तलवार पे चल रहे हो, ऐसी तलवार पे चल रहे हो कि अल्टीमेट आपको ही नुकसान पहुँचाएगी। इसलिए इसमें समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कारण है स्ट्रांग और पूरी प्रतिबद्धता है तो इस एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा, अन्यथा की स्थिति में यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। 2 कैटेगरी के छात्र सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, या तो बहुत स्मार्ट होते हैं, या तो उनका मेंटल लेवल बहुत हाई होता है, या तो वो प्रशासनिक योग्यता रखते हैं, या तो कुछ भी नहीं होते। तो ये लगता है अल्टीमेट यही कर लेते हैं, क्योंकि इसकी तैयारी करने में ही अपने आप में बहुत ज़्यादा एक गर्व का अनुभव होता है। तो ये वाली कंडीशन में आप नहीं होने चाहिए हैं, तो कृपया करके इसे छोड़ दीजिए, कुछ भी करेंगे वहाँ सफल हो जाएंगे। क्लियर है, रीज़न अपने अपने हो सकते हैं, एग्ज़ाम देने का, एग्ज़ाम की तैयारी करने का, प्रिपरेशन करने का अपना अपना कारण है, अपने अंदर रखिए। मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई थी कि यदि संकल्पों को पूरा करना हो और संकल्पों को पूरी शक्ति से पूरा करना हो, आपको निर्धारित समय नहीं पता था, पता था, तो फिर ये क्या है, क्यों लेट का मतलब समझते हैं, किसी के आगे लेट लग जाए, आपका नाम क्या है, और ना आगे में लागे लेट, पूरा नाम लूँ, लेट नीतीश्वर मिश्रा पूरा नाम लूं? लेट का मतलब समझते हैं क्या होता है? सर हमारे कारण में सर रातों में कारण हो गया। हाँ बताएं। हम तो सर 3 घंटा पहले निकल चुके थे। फिर
सर आप तो सर इधर उधर सर हो गया, तो लोकेशन भी सही नहीं पिक करते। तो ग्रेटर नोएडा से आया सर 3 घंटे में, मतलब सुबह के निकले उस सर हम निकल चुके थे, हम फिर? 1 घंटे पहले निकल। पढ़े लिखे हैं, गूगल खूब चलाते हैं। सर ऑफलाइन स्टूडेंट हैं। ये नहीं पता था आपको संस्था? ये सर पता हाँ नहीं, मुझे तो खूब अच्छे से पहचानता हूँ ना मैं आपको। नहीं जानते सर, ऑफलाइन स्टूडेंट। हाँ हाँ, मैं खूब अच्छे से जानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को देखो, मज़ा नहीं आती है। आज पहली कर रहे थे सर, वहाँ पे सर नहीं मिलने पाया ना। कहाँ नहीं मैनेज? सर ऑटो के साथ में। अच्छा, ऑटो के साथ मैनेज नहीं हो पाया। तो ऑटो ये चला रहे थे, आप चला रहे सर थे? हम लोग बैठे थे सर। आप बैठे, चलाने वाला कोई और था, उसके साथ नहीं कम्बिनेशन बन पाया। चलो कोई नहीं, ठीक है, चलो समझते हैं चीज़ों को। मैं कहाँ था, कहाँ पे थे, कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे? एक रीजन होना चाहिए। हाँ, रीज़न की बात हम कर रहे थे कि पर्टिकुलर देखो, रीज़न नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, एक फ्लो आपका पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो पहले शुरुआत करने से पहले देखो, अभी पर्याप्त समय दिया, आप 2021 दे रहे हैं और 2021 में आपको पता है अभी यूपी की वैकेंसी बढ़ रही है लगातार। वैसे भी पर्याप्त वैकेंसी आई थी, अभी 650 के आसपास वैकेंसी हो गई हैं जो मेरी जानकारी में है। मुझे उम्मीद ये है कि 2022 में चूँकि चुनाव है तो वैकेंसी और बढ़ेंगी। ठीक है, लेकिन वैकेंसी जितनी भी बढ़ जाए, आबादी भी उसी गति से है। ठीक है, कंपटीशन कमज़ोर नहीं है, तो आप एक स्ट्रांग कैंडिडेट होने चाहिए, आपकी तैयारी उस स्तर की होनी चाहिए। जब आप सो रहे हों, जब आप अपना टाइम पास कर रहे हों, जब आप OTT प्लेटफॉर्म पे बैठे हों, जब आप YouTube पे इधर उधर, एक होता है बहुत, मतलब एक बड़ा अजीब सा आप लोग देखते होंगे, शायद आप ये काम कर भी रहे हों। आप एक बार इंटरनेट की दुनिया में घुसते हैं, फिर आप कुछ सोचते नहीं है, कुछ भी स्क्रॉल करते रहते हैं, चलता रहता है, पता नहीं होता क्या देख रहा हूँ, क्या कंटेंट आ रहा है, कभी डांस का आ रहा है, कभी कॉमेडी का आ रहा है, कभी फूहड़पन का आ रहा है, कुछ भी स्क्रॉल होता रहता है। पता है आप लोग को ये क्या हो रहा है इस समय? बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कितने बच्चे फ़ोन करके बस यही प्रॉब्लम कि सर ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ये कुछ नहीं हो रहा, आप चले गए अगली स्टेज में। आप लोग यदि ये सब कुछ कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि कोई तैयारी भी कर रहा है आपके साथ में, वो ऐसे नहीं बैठा हुआ, वो ऐसे फूहड़पन नहीं देख रहा है, वो आपका सो नहीं रहा है। हर चीज़ का एक अनुशासन, यहाँ पे अब डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। यदि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1000 स्ट्रेटजी डिस्कस कर लें। आज आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएं, आज आपके अंदर रातों रात आपको चमत्कार दिखने लग जाए कि नहीं मैं कर ले जाऊँगा, लेकिन आप 30 दिन बाद गड़बड़ा गए। ये रेगुलरिटी और निरंतरता का खेल है पूरा का पूरा। रेगुलर, कम खाना है लेकिन अच्छा खाना है और रेगुलर खाना है। कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है। रेगुलरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी पहली शर्त यही है कि आप निरंतर होने चाहिए। आज से 104 दिन निरंतर होकर देख लीजिए, आपके अंदर एक बड़ा बदलाव ना आ जाए, आपके एग्जाम में बहुत बड़ा चेंज ना आ जाए तो बताइएगा। लेकिन आपके साथ दिक्कत है, आप साल 2 साल दे नहीं सकते इस एग्जाम को। बहुत सारे लोग हैं कि अभी जगह होंगे, फॉर्म भर दिया, चलो चलते हैं। ठीक है, ये वाली दिक्कत है। तो अल्टीमेट चीज़ों को समझना है और फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, पढ़ाने का सिलसिला तो चल ही रहा है, आप भी खूब पढ़ रहे हो, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हो अपने मन से। ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपने मन से चीज़ों को नहीं पढ़ा है, खूब अच्छे से पढ़ रखा है। इसके बावजूद भी आप चूँकि फिर वही गजनी वाली हालत है आपकी, आज पढ़ा कल गायब, कल पढ़ा परसों गायब, विश्वास नहीं अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर अल्टीमेट कोई मार्क खोजते हो कि कुछ कर लेते हैं। समझ रहे हो? तो अब चीज़ों को ध्यान से समझना है। जिन विषयों पर मैं चर्चा करूंगा बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग भी थोड़ा सा चीज़ें बताएंगे और इसके बाद हम शुरू करेंगे चीज़ों को। ठीक है, आज ही में क्लास, पहली क्लास है यार, ये मान के चलिए पॉलिटी आज की क्लास से शुरुआत होगा। फिर जो सब्जेक्ट हैं शेड्यूल भेजा जा चुका है ग्रुप में, पता होगा, नहीं पता होगा तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 एग्ज़ाम है, साधारण एग्ज़ाम नहीं, असाधारण एग्ज़ाम है। वैसे भी हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट यहाँ पे आपको पता है, पिछले 2 साल से जनरल कैटेगरी में एक भी IAS चयनित नहीं हुआ है। SC वाले थोड़ा बहुत लाज बचा लेते हैं, SC कैटेगरी वाले, बाकी जनरल और OBC की तो हालत बहुत बुरी है। कारण यही है क्योंकि हिंदी मीडियम में ऐसा नहीं रिज़ल्ट रुक रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इससे पहले आए हैं रिज़ल्ट, 13वीं रैंक भी आई है, 3री रैंक भी आई है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे सिंसियर कैंडिडेट का ना हो पा रहा। पढ़ भी रहे हैं तो वही ढुलमुल रवैया, समग्रता नहीं होना। अब पिछली बार देखिए, हर बार ये ट्रेंड चेंज कर रहा है, इस बार भी देखिएगा सरप्राइज करेगा। पिछली बार सरप्राइज किया लोगों को। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, लोग पागलों की तरह मैगजीनें पढ़ डाले, खूब पढ़ा, दुनिया भर के नोट्स पढ़े,
बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं किया और फाइनली जाके एग्ज़ाम पे जाके स्टक हो गए। जो चीज़ पढ़ के गए वो चीज़ नहीं आई, क्योंकि वो मांगता समग्रता। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, जहाँ से भी मैं पूछूं आपको पता होना चाहिए, और उसका आप लोग को टाइम नहीं है। फाउंडेशन को लेकर आप टाइम देते ही नहीं है ना। इसका भी गेम अपने आप में अब असाधारण सा ही हो गया है। असाधारण कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी अब वो काम नहीं चलेगा कि रट के पढ़ लिए। तभी आप देख रहे हैं इलाहाबाद का रेगुलर रिजल्ट गिर रहा है, क्योंकि अभी वहाँ पे कोचिंगों का भी यही रवैया है और छात्रों का भी यही रवैया है। इसे चेंज करना पड़ेगा। रेवोल्यूशन, क्रांति, पूरा चेंज कर, मॉडिफाइड नहीं करना है, चेंज करना है पूरे तरीके को। याद करने की जगह पे अब हमें एनालिसिस पे फोकस करना पड़ेगा, आसपास के सिनेरियो को देखना पड़ेगा। ये नहीं घटना चक्र पढ़ के रट के बैठ गए, परीक्षावाड़ी पढ़ के रट के बैठ गए, परीक्षा मंथन पढ़ के रट के बैठ गए। इससे बात नहीं बनने वाली। अब चीज़ों को समझना, बारीकी से समझना, तब जाके आप जाके पीटी का काम कर पाएंगे। अब चलिए मैं ध्यान से समझाता हूँ आपको। एक टॉपिक मैंने इथिक्स के लेक्चर में पढ़ाया था। इथिक्स के लेक्चर में क्या पढ़ाया था मैंने? अभिक्षमता पढ़ाया था। इथिक्स की क्लास कौन कौन कर रहा है अभी यहाँ पे, है ना। अभिक्षमता में मैंने आपको बताया था, एक आपका इसमें टॉपिक है सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य, है ना। कोर वैल्यूज, सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य। बुनियादी मूल्य, ठीक। क्या क्या मूल्य हमने देखे थे सिविल सेवा के लिए? कोर वैल्यूज क्या क्या देखी थी कि क्या होने चाहिए एक सिविल सेवक के अंदर, क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? भेदभाव रहित होना चाहिए, उसे भेदभाव रहित होना चाहिए। गैर तरफदारी होनी चाहिए उसके अंदर, तरफदारी होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए एक सिविल सेवक के अंदर? उसके अंदर कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, करुणा का भाव होना चाहिए। एक मैंने यहाँ पे एक चीज और पढ़ाई थी, सहानुभूति, परानुभूति और तदानुभूति और समानुभूति, करुणा, ठीक है। इसके बाद और क्या होना चाहिए? निस्वार्थता, उसके अंदर निस्वार्थ होना चाहिए। तो ये कोर वैल्यूज हैं सिविल सेवा के लिए, कोर वैल्यूज हैं। आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है, अभिक्षमता का मतलब होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? एप्टीट्यूड। ये आपका नापा जाता है, मापा जाता है। अभिक्षमता का मतलब क्या होता है? परिभाषित करिए, मैंने क्लास में बताया था अभिक्षमता का मतलब क्या है। बहुत आसान भाषा में, एक शब्द में सब पढ़ा है। देखो हो गए गजनी कहानी। वहीं पे जाके लक्षण, आपके अंदर सिविल सेवा के लक्षण हैं कि नहीं है। यहां पे एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी अलग चीज है, योग्यता अलग चीज है। मैंने अभिक्षमता और योग्यता में अंतर बताया था। योग्यता आपका जो भूतकाल में आपने कार्य किया है और जो आप वर्तमान में हैं उसे योग्यता कहते हैं। जैसे ये पीएचडी कर रहे हैं, ये इनकी योग्यता है, इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा, योग्यता। अभिक्षमता नहीं। अभिक्षमता जो भविष्य में प्रशिक्षण के बाद आपके अंदर विकसित किया जा सकता है, उसे अभिक्षमता कहते हैं। आपके अंदर लक्षण, क्या आप आईएएस बनने का लक्षण है आपके अंदर? सिविल सेवा में जाने का लक्षण है आपके अंदर? डॉक्टर बनने के लक्षण है क्या आपके अंदर? एक क्रिकेटर बनने के लक्षण है क्या आपके अंदर? समझ रहे? अभिक्षमता मतलब जो भविष्य में प्रशिक्षण के साथ विकसित की जाए, इसे अभिक्षमता कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? दूसरा, एक चीज और मैंने आपको बताई थी, एक मैंने आपको बताया था अभिक्षमता वर्सेस अभिवृत्ति, अलग चीज है, उस पे नहीं जाते। रुचि, रुचि के अलावा और कुछ बताया था मैंने? विश्वास। कर क्या रहे हैं आप लोग?
अच्छा, रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है, बताइए। किसी चीज के प्रति झुकाव होना। हाँ ठीक है, लगन, लगाव, किसी चीज़ के प्रति झुकाव, है ना, ये रुचि है आपकी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको ये देखना है, अपने अंदर ये चेक करना है। और जो आपका प्रीलिम्स का टेस्ट है इसी चीज़ के लिए है, अभी क्षमता के लिए। पीटी आपका इसी का नाम क्या रखा गया है, CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या आप ये देखो, अभी ये सिलेक्शन नहीं, अभी आपकी योग्यता कहाँ चेक होगी, आपकी मेंस में, मुख्य परीक्षा में योग्यता, IAS बनने की योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते, ये मेंस का खेल है, प्रीलिम्स का खेल है। लक्षण है कि नहीं है, ये जाने के लक्षण है कि नहीं है, समझिए बात को। इंटरव्यू क्या है आपका, एबिलिटी का है या फिर आपके अभिक्षमता का है? अभिक्षमता पीटी में पर्याप्त है। पीटी में जो पूरी भीड़, ये लाखों की भीड़ को हटा दिया जाता है। यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर IAS बनने का लक्षण है। व्यक्तित्व परीक्षण चलो उसका नाम है, लेकिन वो पर्सनालिटी का खेल, प्रैक्टिकल नॉलेज। और प्रैक्टिकल कैसे कराते हैं आपसे, प्रैक्टिकल कैसे कराते हैं, जैसा काम सामाजिक फील्ड में करवाते हैं वहाँ पे? नहीं सर, मतलब योग्यता होगी। इंटरव्यू में फील्ड में काम थोड़ा ना कराएंगे, 1 घंटे आपके साथ बैठेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। इंटरव्यू आपके अंदर झांक के देखना है ना, नाम से ही उसके पता चलता है कि आपके अंदर, आपका पर्सनालिटी अंदर से देखना। आपके एक शब्द इन्होंने प्रयोग किया, एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड चेक किया जाता है इंटरव्यू में, एप्टीट्यूड नहीं। एप्टीट्यूड पीटी का खेल है, एबिलिटी मेंस का खेल है। और एटीट्यूड, रवैया, एटीट्यूड का मतलब है आपका रवैया कैसा है, सिविल सेवा के प्रति रवैया कैसा, सकारात्मक है नकारात्मक है, किसी पर्टिकुलर धर्म के प्रति आपका रवैया कैसा है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, आपको पसंद करते हैं नहीं पसंद करते। तो इंटरव्यू आपका एटीट्यूड का खेल है। आपका कैसा एटीट्यूड है, क्या सिविल सर्विसेज के प्रति आपका एटीट्यूड है या नहीं है, वो एटीट्यूड का खेल है। तो आपका अभिक्षमता, आपकी योग्यता, आप देखिए यहां से क्लियर होता है, हमें यहां से पता चलता है कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है ये बताएगा कि आपके अंदर अभिक्षमता है कि नहीं है। इसलिए बहुत आसान गेम नहीं है। आप सोचें कि IAS क्वालिफाई करना, PCS क्वालिफाई करना, जो क्वालिफाई करते हैं बहुत एबिलिटी रखते हैं, योग्यता रखते हैं, उनके अंदर एक एटीट्यूड भी है, एप्टीट्यूड भी है, जो सिविल सेवा के लिए जरूरी है। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को समझना है और इसके बाद पीटी पे काम करना है। हम यहाँ पे ओवरऑल पीटी पे ही काम करेंगे, लेकिन जो मैं स्ट्रेटजी बता के जाऊँगा, मैं चाहूँगा कि आप मेंस को भी लेकर के साथ साथ चलें। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है कि पीटी देने से पहले मेंस का भार बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मेंस, कोई यदि आयोग थोड़ा सा कह दे कि बेटा कोई बात नहीं पहले मेंस ले लेते हैं फिर पीटी लेंगे, आप तैयार होने चाहिए कि कोई बात नहीं आप पहले मेंस ही ले लीजिए, मेरी तैयारी ओके है। ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि आप पहले, देखो क्लियर बता रहा हूं, जिस साल चयन होगा आप इस स्थिति में बैठे होगे तब चयनित होगे। आप सोच लो कि पीटी के बाद आप पूरा मेंस का बर्डन आप झेल पाओगे तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भारी भरकम आपके पास है, एस्से का टॉपिक अलग आपके पास इंटर कर जाएगा, फिर इतने सारे टॉपिक प्रवेश करते हैं। विश्व इतिहास आपको पीटी में नहीं पढ़ना हो, मेंस का टॉपिक है। इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीटी में नहीं पढ़ना, मेंस में पढ़ना है। इंडियन सोसाइटी पीटी का टॉपिक नहीं है, मेंस में पढ़ना है। इंटरनल सिक्योरिटी मेंस का टॉपिक है। इंटरनेशनल रिलेशन मेंस का टॉपिक है। सोशल जस्टिस मेंस का टॉपिक है। डिजास्टर मैनेजमेंट मेंस का टॉपिक है। इथिक्स मेंस का टॉपिक है। कैसे संभाल पाओगे? बाकी के तो छोड़ दो, पीटी के टॉपिक तो अलग ही है, ये तो नए टॉपिक है। तो सारा खेल पीटी के पहले होना चाहिए, तब आप एबल हो, तब आप मान के चलो कि हाँ ठीक है आप इस साल फाइनली सिलेक्ट होगे, कंप्लीट सिलेक्शन आपका आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना है चीज़ों को, एक एक करके अब हम चलेंगे, ज़्यादा समय मैं बर्बाद नहीं करूँगा। तो प्रीलिम्स में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी अभिक्षमता चेक की जाएगी, आपके अंदर लक्षण देखे जाएंगे कि आप IAS के लक्षण रखते हैं या नहीं रखते। क्लास में, इथिक्स की क्लास में मैं खूब अच्छे से चीज़ें बता चुका हूँ।
प्रॉपर मैंने लिखवाई भी थी और चीज़ें समझाई भी थी कि क्या लक्षण होने चाहिए एक आईएएस के अंदर, क्या क्या चीज़ें आयोग मांगता है, और ये सब एग्ज़ाम के डिमांड के अनुसार है। मैं इसे रिपीट नहीं करूँगा। चलो अब यहाँ पे ध्यान से एक एक चीज़ों को समझना है। अब हमारे पास समय है और सब्जेक्ट है, दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। भाई हमारे पास पूंजी कितनी है और उस पूंजी को हमें इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। तो हमारे पास पूंजी है 108 दिन भी नहीं मानता, मैं 90 दिन की पूंजी ही लेकर चलता हूँ आपकी, क्योंकि मुझे पता है होली खेलने से मानोगे नहीं आप, होली भी खेलना है आप लोगों को, बीच में भी एक त्यौहार ये पड़ेगा, फिर 1 अप्रैल में मूर्ख दिवस भी मनाना है तो अभी बीच में मतलब थोड़ा सा प्रोडक्टिव डेज देखें तो हमारे पास 90 डेज हैं पर्याप्त, मतलब सफिशेंट है। और मैं इतना उम्मीद करूँगा कि आज के बाद आपकी दिनचर्या, आपकी प्लानिंग चेंज नहीं होगी। जो आज हम बनाएंगे इसको बहुत हार्डली फॉलो करेंगे, कब तक? एग्ज़ाम तक, जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम की डिमांड है आपके अंदर समग्रता होनी चाहिए। समग्रता मतलब सिलेबस, जो आपका पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम के पीटी के सब्जेक्ट पहले निकालते हैं, प्रीलिम्स के सब्जेक्ट, फिर उनका थोड़ा सा वेटेज निकालते हैं, और वेटेज निकालने के बाद फिर प्रॉपर हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैंने एनालिसिस लेकर के आया हूँ पिछले 2011 से लेके अब तक का, क्योंकि 2011 में आईएएस का पूरा पैटर्न चेंज हुआ था और यूपी का पैटर्न जो है 2015 के बाद से थोड़ा सा पाठ्यक्रम में परिवर्तन आया था। तो दोनों को हम लोग एक बार समझने का प्रयास करेंगे, रफली बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, पहला है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। ठीक, दूसरा सब्जेक्ट है आपका भारत का इतिहास। इतिहास। तीसरा टॉपिक है आपका भारत की अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, चौथा टॉपिक क्या है? पर्यावरण, इन्वायरमेंट, इसी के साथ जुड़ जाता है। इकोनॉमी, या फिर कहें कि ये आपका ज्योग्राफी के साथ भी जुड़ता है। इन्वायरमेंट एक ही आप देखेंगे पेपर, जो जीएस पेपर 3 है उसमें इन्वायरमेंट और अर्थव्यवस्था को एक साथ रखा गया है। इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्वायरमेंट और इकोनॉमी आपस में जुड़ती हैं। डेवलपमेंट जहाँ पे होगा इन्वायरमेंट प्रभावी होगा उससे, तभी हम सतत विकास की अवधारणा की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्योंकि यदि हम अर्थव्यवस्था के विकास की ओर ना जाएं तो फिर क्या ज़रूरत है हमें, है ना। जैसे जैसे हम इस पे काम करेंगे वैसे वैसे ये प्रभावित होगा। इसलिए आयोग ने एक ही सिलेबस में सब डाल रखा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी इसी पे डाल रखा है। जिस देश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सबसे उन्नत होगा वहाँ की इकोनॉमी, है ना, डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ती चली जाएगी। पांचवा टॉपिक आपका क्या है इसमें? पांचवा टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमी में ही कुछ डेटा वाली चीज़ें हैं। जनसंख्या एवं नगरीकरण, यहीं पर लिख देते हैं, जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? और टॉपिक है आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। और क्या है? सातवां टॉपिक है सामान्य विज्ञान। इतने विषय वस्तु आपके प्रीलिम्स में जिससे प्रश्न पूछेंगे। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक से भी प्रश्न आने लगे। ठीक है, ये 7 पिलर हैं जो मेरिट जाती है आइडियली, जो हमें वर्क करना है। चूंकि दोनों एग्जामों में, चाहे आईएएस हो चाहे यूपी पीसीएस हो, दोनों में क्या है आपका? निगेटिव मार्किंग है। क्या है? नकारात्मक अंकन है। तो यदि निगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग है, तो ऐसे में हमें बहुत बचना पड़ेगा कि हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं, हमें चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बिना इसके बात नहीं बन पाएगी। तो आइडियली जो आपकी मेरिट जा रही है, हर साल की बात करें तो आईएएस में मैं प्रश्नों के हिसाब से देखता हूँ, आपको प्रश्नों के हिसाब से बताऊँगा, और यूपी पीसीएस में मैं ये बता रहा हूँ सेफ जोन, जिसमें आप सेफ रहेंगे। यहाँ पे 150 क्वेश्चन आते हैं आपके, 105 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे सही होने चाहिए आमतौर पे। ठीक है, 150 में 105 क्वेश्चन सही होने चाहिए, लेकिन फिर ऐसा ना हो जाए 45 गलत हो, है ना।
जो आइडियली मैंने रेशियो आप लोग को हमेशा बताया है और जो आयोग में आमतौर पे ये रेशियो काम करता है कि 150 क्वेश्चन में हमें लगभग अटेम्प्ट कितने करने हैं, 130 क्वेश्चन, 20 हमें छोड़ देना है, 20 क्वेश्चन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक। 20 हमें दिमाग में बैठा के ही जाना है एग्जाम हॉल में कि हमें छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना है। यानी हमारी लड़ाई किस एग्जाम के कितने क्वेश्चन के लिए, 130 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 130 क्वेश्चन में से हमें कितने गलत करके आने हैं, 20 क्वेश्चन हमें गलत करने हैं। आप क्या करोगे, हो ही जाएंगे। तो 20 छोड़ के आना है, 20 इतना एटीट्यूड रखना है आपको, ठीक है, पूरे सही करके आने ही नहीं है। तो अब आपके बच्चे 110 क्वेश्चन, मार कूट के 5 और गलत करोगे आप, तो आपका ये पूरा 125 105 का रेशियो रहेगा, तो आप मेरिट में सेफली रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मेरिट ऊपर नीचे होती है हर बार के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की प्रकृति के आधार पे, जैसे पेपर आएगा। यहाँ पे जाते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं जनरल स्टडी के पेपर पे, 100 में यहाँ पर भी 20 छोड़ देने हैं, 80 क्वेश्चन करने हैं, 15 यहाँ पे गलत करके आने हैं, और लगभग हमें 65 क्वेश्चन के आसपास यदि यहाँ पे हम सही कर पाते हैं तो हम आइडली मेरिट लिस्ट पे पीटी, हम सेफ जोन में टेंशन फ्री होके मेंस की तैयारी पे लग जाना, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेटजिक हमारा है कि हमें लगभग 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पे 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहले से हम प्रिपेयर हैं कि हमें यहाँ पे 20 छोड़ के आने हैं, 20 गलत करके आने हैं, यहाँ पे 20 छोड़ के आने हैं, 15 गलत करके आने हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली आप इंटर कर जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। पहले ये क्लियरिटी आपकी दिमाग में होनी चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हमें इसे लेके चलेंगे। अब सब्जेक्ट वाइज देखें तो देखो ये सब्जेक्ट हमारा सबसे वफादार सब्जेक्ट है, जिससे लगभग 15 से 18 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 20 भी हो जाते हैं। हमें कुछ पिलर्स बनाने पड़ेंगे, जिन पिलर्स पे हम भरोसा करके जाएं कि ये पिलर हमारे गलत ही नहीं होंगे। कुछ सब्जेक्ट में अपनी एक ऐसी कमांड होगी कि हमें पता है कि ये मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा ये सब्जेक्ट। तो भारतीय राज्य व्यवस्था उन सब्जेक्ट्स में से है जो आपको पूरे में पूरे सही कर सकते हो। यदि 18 होंगे तो 18 में एक भी गलत नहीं होगा, और मेरी भी यही तैयारी रहेगी कि मैं यहाँ पे आपको एक भी क्वेश्चन गलत ना करके आओ, इस हिसाब से प्रिपेयर कराऊँ, इस हिसाब से आपका रिवीजन कराऊँ, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपका ये। दूसरा, भारत का इतिहास, इससे जो क्वेश्चन आते हैं हर साल, लगभग क्वेश्चन देखो आईएएस में अलग है, यूपीपीसीएस में अलग है, अलग अलग पैटर्न है। जो मेरे पास, मैं पहले आईएएस का आपको बताता हूँ, 2020 में 20 क्वेश्चन आए हैं, और यूपीपीसीएस में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं। तो 25 के आसपास यूपी में, और आईएएस में इस बार 20 आ गए, तो अपने आप में ये भी एक पिलर बन जाता है, ठीक है। पॉलिटी से 17 क्वेश्चन आए थे आईएएस में, यानी 15 से 18 जो मैंने लिखा है, और यूपीपीसीएस में भी यही हाल रहती है, कभी कभी 20 हो जाती है वहाँ पे भी संख्या, क्योंकि वहाँ पे 150 क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा है। आप ओवरऑल देखेंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल आईएएस का, चूँकि क्वेश्चन की प्रकृति ऐसी होती है कि अब आप इजीली एलिमिनेट नहीं कर सकते। मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो हर बार मैंने इस बार बहुत बारीक काम किया था आईएएस के पेपर पे, कि बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या होता है कि कई जगह पे होता है कि सत्य नहीं, मतलब कोड, चीट कोड जो होते हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं अब, क्योंकि आयोग इतना बारीकी से काम करता है, इतना बारीकी से काम करता है कि आप उसे चीट नहीं कर सकते हो। तो अब सीधा एक ही कंक्लूजन में मैं पहुंचा हूं कि भैया पूरा तैयार करके जाओ, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए उनका एक एक आपको पता होना चाहिए। जब तक नहीं पता होगा आप एग्जाम में जाकर वहाँ पर सही टिक लगा पाने में असमर्थ हो जाएंगे। पेपर थोड़ा लेंदी आने लगा है, यानी कि वो चाह रहे हैं कि आपकी रीडिंग स्किल बहुत तेज हो, आप बहुत तेजी से चीज़ों को पढ़ें, और शार्पली आपके ब्रेन पे वो तुरंत पढ़ते ही आपको चीज़ों को समझते भी जाएं। दोबारा पढ़े, पहले होता था ना कि हम पहले 1 घंटे की अवधि में पूरे क्वेश्चन कर लेंगे, फिर दोबारा रिवाइज करने का OMR शीट भरेंगे, अब ये टाइम ही नहीं मिलता है। जो आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं वो पा रहे हैं कि एग्जाम देने के बाद फिर समय की बचत नहीं है, तो यानी कि पूरा समय भी हमारे पास बहुत कम कर दिया उसने, क्योंकि पेपर लेंदी है, पढ़ते पढ़ते ही आप थक जाओगे। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो भारत का इतिहास आपका क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आते हैं कोर पिलर के तौर पे, इसे भी मान सकते हैं। ये टॉपिक आपका करंट से थोड़ा ज़्यादा जुड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जब तक किसी भी चीज़ की थ्योरी नहीं पता होगी, करंट किसी काम का नहीं है। करंट से थोड़ा बहुत डेटा डाल देगा, जैसे अभी बजट आ गया, इकोनॉमिक सर्वे आ गया, इंडिया ईयर बुक आ जाएगी, है ना, ये पर्टिकुलर आपका यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल आपको इसकी थ्योरी प्लस करंट दोनों चीज़ों को करना पड़ेगा। जो आपका 15 क्वेश्चन के आसपास इकोनॉमी से निकल के आए थे, 15 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से निकल के आए थे,
इस साल आईएएस में, तो 15 से 20 ठंड लग रही है क्या? जी क्या करना है फिर? इसी बंद कर दीजिए। एक हमारे शिक्षक थे, वो जब हमें पढ़ाते थे तो पढ़ाते पढ़ाते ये बोलते थे कि कहीं आपकी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश हो गई, जम्मू कश्मीर हो गई, तो भारत सरकार से ये कहोगे कि हिमालय उठा के रख दो। तो हम लोग निशब्द रह जाते थे, लेकिन आज समझ में आता है कि वहाँ पे तो विकल्प नहीं है, और हम इतने मूर्ख भी नहीं हैं कि बाहर बारिश हो रही तो छाता लेके नहीं निकलेंगे। अब इनको पता होता कि इतनी ठंड में बैठाया जाएगा तो पहले स्वेटर वेटर पहन के आते। इनको भी पता है मौसम बदल गया, ऋतु परिवर्तन हो गया है, तो इसमें एक पर्सन को जाना पड़ेगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। बटन थोड़ा सा ऊपर है, रिमोट अभी यहाँ पे नहीं मेरे पास रखा हुआ है, बंद कर दीजिए। क्या करेंगे, गर्मी में बैठ सकते हैं थोड़ी देर, क्योंकि ऋतु परिवर्तन है, जुकाम हो गया। यहाँ नहीं बेटा, कहाँ जा रहे हो? आज तुम्हारा मन नहीं लग रहा? आज अभी ऑटो 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 वाले ने गड़बड़ कर दिया, आज उत्पीड़ित कर दिया। आराम से आराम से आराम से। हाँ ठीक, वेरी गुड, चलो ठीक, कंफर्ट। और बताइए क्या करना है? नहीं सही। ठीक है। हाँ, तो ये आपका इकोनॉमी का सेक्शन भी लगभग 15 क्वेश्चन की वैल्यू रखता है। कहने का मतलब ये है कि जो 90 दिन या 104 दिन हम व्यतीत करेंगे, उसमें हम कुछ टारगेट करेंगे कि स्कोर को कैसे लेकर के चलना है, किस सब्जेक्ट पे कितने क्वेश्चन आपको पहले से ही निर्धारित करना है कि इतने क्वेश्चन हमें सही करने की प्लानिंग बना के अभी से यदि हम चलेंगे तो उसी हिसाब से हमारी पढ़ाई हो जाएगी। इसके बाद इन्वायरमेंट और इसी के साथ आपका ये ज्योग्राफी का सेक्शन है, दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं। तो इस बार जो इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आए थे, दोनों को अलग अलग लेते हैं। तो 10 क्वेश्चन के आसपास आपका इन्वायरमेंट का रेशियो रहता ही रहता है, इससे कम क्वेश्चन नहीं आते इससे। अब ये भी करंट से जुड़ गया, ये टॉपिक भी 10 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से आते हैं। करंट अफेयर्स की अपनी अलग अलग भूमिका है। यदि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, कई बार लगता है कि ये क्वेश्चन थ्योरी से पूछा गया है, लेकिन हो सकता है उस समय वो चीज़ चर्चा में रही हो तो वहाँ से निकल आई हो थ्योरी। तो ओवरऑल देखेंगे तो यूपीएससी में इस बार यदि आप प्योरली करंट ढूंढने जाएंगे कि प्योर करंट ही है, जो ये घटना पहली बार घटी, उससे तो क्वेश्चन 2 ही आए थे। लेकिन यदि आप पूरे रिलेट करके चलेंगे तो रिलेशन में 18 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से निकले हैं, और इतनी हर बार एक संभावना बनती है कि 18 से 20 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स भी रहता है। ठीक है। जनरल साइंस का यूपी में ज़्यादा योगदान है। हर बार यूपी में जनरल साइंस से 22 से 25 क्वेश्चन पूछता है, यानी ये एक बड़ा मेजर पिलर है। और आईएएस में साइंस एंड टेक का एक बड़ा रोल है। साइंस एंड टेक से मैं कहूँ तो इस बार 10 क्वेश्चन के आसपास आए थे, इतने रफली आते हैं। एग्रीकल्चर का भी एक नया सेक्शन इस बार जुड़ गया था, लगभग 11 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से भी जोड़ के पूछे गए थे। अब समझने की बात क्या है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जनरल साइंस थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे, पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्लियरली आपको ध्यान रखना है। यदि आपका भारत का इतिहास गड़बड़ हुआ, यूपी वालों के कोर पिलर क्या क्या होने चाहिए जो सब्जेक्ट पे हमें काम करना है। पहला है सामान्य विज्ञान। यदि इसके बिना आप सोचे कि आप पास कर लेंगे पीटी तो मुश्किल है, क्योंकि 25 क्वेश्चन की तो जिम्मेदारी यही रखता है। दूसरा है आपका भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। तीसरा है आपका भारत की राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। ठीक है, यहां से 22 से 25 क्वेश्चन निकल रहे हैं हमारे, यहां से आपके 22 से 25 क्वेश्चन निकल रहे हैं, यहाँ से हमारे 15 से 20 क्वेश्चन निकल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका एक कोर पिलर और निकल के आएगा, करंट अफेयर्स। ये कोर पिलर है, इसलिए कोर पिलर है क्योंकि सबके लिए हर बार नया ही है। हो सकता है कोई बच्चा पॉलिटी रटे बैठा हो, लेकिन करंट अफेयर्स हर बार सबके लिए नया ही है। तो ये आपका मतलब ये इंडिविजुअल, ये कोर पिलर होना ही चाहिए आपका। मैंने यहाँ पे 4 सब्जेक्ट लिख दिए हैं आपके लिए, 20 से 25 क्वेश्चन। और एक और ले सकते हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। ठीक, टोटल ये 5 सब्जेक्ट पे यदि हम ज़्यादा फोकस कर लें, यूपी स्पेशल से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो यूपी के बच्चों का जीवन उद्धार हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर से आपकी इकोनॉमी भी निकल जाएंगे और बाकी के जो आपके करंट से ही। तो हमें ये 4-5 पे काम ज़्यादा करना है, मतलब हमें जो फोकस्ड रहना है इन 4-5 पे काम हमें ज़्यादा करना चाहिए। जनरल साइंस, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ये है यूपी वालों के लिए। आईएएस के एग्जाम की यदि बात करें तो आईएएस के एग्जाम पे क्या क्या करना है, ये तो हो गया यूपी वालों को ये 5 सब्जेक्ट को कोर पिलर बना के चलना चाहिए।
5 गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बाकी के सब्जेक्ट। और एग्जाम पे भी यही देखना है कि जो मुझे छोड़ना है, इससे अति इतर के क्वेश्चन छोड़ सकता हूं मैं। इन क्वेश्चनों को यदि मैं छोड़ रहा हूं तो मतलब मैं गया। ठीक, करंट में आपकी अच्छी पकड़ हो, सामान्य विज्ञान में अच्छी पकड़ हो। आप देख लीजिए, इन्हीं का वेटेज आप देखेंगे टोटल ज्योग्राफी में भी आपका लगभग 20 के आसपास, तो 120 नंबर तो यही बन रहा है। ठीक है, पीटी में बहुत इजीली आपको चीज़ों को निकल जाएंगे। अब इसमें सबसे जो हम उसी तरीके से लेकर के भी चलेंगे मैं चीज़ों को। अब आईएएस के जो बच्चे हैं जो आईएएस एग्जाम को देंगे, उनके कोर पिलर क्या होने चाहिए। पहला है आपका, शुरुआत ही करते हैं इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से। ये सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन गलत ही नहीं होने चाहिए इसके एक भी। जितने भी राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन आए गलत नहीं करना है। ठीक है, लगभग कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं यहाँ से, 15 से 20 क्वेश्चन, इसलिए ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 100 में 15 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो आदि पॉलिटी और एक भी गलत नहीं होने चाहिए। दूसरा पिलर जो हमें यहाँ पे बनाना है वो है आपका साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी। ये दोनों करंट अफेयर्स है और दोनों से लगभग मिला दें, यदि साइंस एंड टेक और इकोनॉमी दोनों को मिला दें तो इस बार लगभग 25 क्वेश्चन थे दोनों से, तो 25 के आसपास ही। और ये दोनों करंट बेस्ड हैं। सबसे अच्छी चीज़ इनकी है करंट प्लस थ्योरी, करंट प्लस थ्योरी। इस पे करंट अफेयर्स भी निकाल दें, प्लस कर दें तो 20 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर्स यहाँ से निकल गए। तो आईएएस के लिए अलग स्ट्रेटजी लेके चलेंगे। इतिहास देखो, इतिहास भरोसेमंद सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? खासकर आईएएस एग्जाम पे यदि आप सोचे कि इतिहास के भरोसे आप क्वालिफाई कर लेंगे तो मुश्किल है, क्योंकि इतिहास एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इतिहास से क्वेश्चन गलत होने ही हैं। मतलब क्लियर है उससे कि यदि 25 आएंगे तो 25 में 18 सही कर लिए तो आप बहुत बड़ी जंग जीत लिए। गलत होने ही हैं, आप चाहे जितना पढ़ के जाओ, पता नहीं कहाँ से फैक्ट पूछ लेगा, गलत हो ही जाएगा। अब आर्ट एंड कल्चर पता नहीं कहाँ ढूंढ के ला रहा है वो। ठीक है, तो ऐसे में हमें हिस्ट्री को पिलर बनाना है। इसमें हिस्ट्री पिलर बना सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली जो आपका ये टॉपिक है, इन्वायरमेंट का टॉपिक है, पर्यावरण का टॉपिक है, मैं हिस्ट्री को सबसे लास्ट बताऊंगा इसमें। ये तीनों, ये 4 टॉपिक हो गए आपके, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, पर्यावरण, भारतीय राज्य व्यवस्था। इतने सब्जेक्ट से इससे 10 क्वेश्चन हैं। अब देखिए कितने हो गए आपके, 30 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, यहाँ पे 20, 55 हो गए, 20 यहाँ पे हो गए। बाकी का मिसलिनियस में अब आपका हिस्ट्री हो गया, अदर सब्जेक्ट हो गए जो एग्रीकल्चर से अब उससे जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे करंट बहुत फोकस रखना है हमें। करंट से इतने सब्जेक्ट आपके कवर हो रहे हैं, 3 सब्जेक्ट तो करंट से कवर हो रहे हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर यहीं पे फिर आपका इतिहास को भी, क्योंकि इस बार 20 क्वेश्चन पूछ लिया था, फिर आपका हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। अब देखो बहुत सारे बच्चे जीएस में तो बहुत अच्छा करके आ गए। जीएस में कुछ लोगों के 108 नंबर बन रहे थे आईएएस के एग्जाम पे, लेकिन सीसेट में धराशायी हो गए। सीसेट शायद आप लोगों ने इस साल का देखा है कि नहीं देखा, मुझे लगता है नहीं देखा होगा। सीसेट का पेपर देखोगे हवा नहीं लगेगी आपको। इस बार उन्होंने कंप्रीहेंशन कम कर दिए और मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए, और मैथ के क्वेश्चन का स्तर इतना अच्छा था जो साधारणतः जो बच्चे मैथ में थोड़ा भी गड़बड़ रहे होंगे सीसेट नहीं कर पाए। तो हिंदी मीडियम में दिक्कत क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग पीटी ही मेंस लिखने का हमें मौका ही नहीं मिलता है। कारण क्या, पहले तो इंग्लिश था हर्डल, तभी हमने 2015 में लड़ाई लड़ी और 2015 में इंग्लिश हटा दिया गया कि भाई इंग्लिश के कारण इशू हो रहा है। सीसेट को क्वालिफाइंग बनवा दिया गया, लेकिन सीसेट में मैथ रीजनिंग आपका बड़ा कमजोर रहता है। तो आप यहाँ पे चाहे जितने नंबर ले आइए, लेकिन यदि आप सीसेट नहीं क्वालिफाई कर पाए, आप खुद सोचिए हर बार के यदि आप रेशियो देखिए तो फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा आपकी आंख खोल दूं इंग्लिश हिंदी में, लगभग 89% फॉर्म यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम के भरे जाते हैं। यूपी बिहार का बच्चा जो हिंदी बेल्ट है ये भी इंग्लिश मीडियम में भरते हैं। हिंदी में लगभग 8 से 9% फॉर्म भरे जाते हैं, 8 से 9%। तो रिजल्ट का परसेंटेज यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कि क्यों हमारा कम है। ये चीज़, ये सच्चाई खोल के बताई नहीं जाती है कभी भी, ये क्लियरली है। आप जाइए आरटीआई कितनी दाखिल हुई है, आयोग ने बताया है चीज़ को। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि जो मेंस का मौका मिलता है, जब से सीसेट आया, पहले क्या होता था, पहले आपका पीटी में एक ऑप्शनल पेपर होता था,
यदि पहले बात करें तो ऑप्शनल होता था, रटे बैठे होते, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल, एक आपका जीएस का पेपर, एक ऑप्शनल का पेपर, पहले ये था प्रीलिम्स में 2011 से पहले। तो होता क्या था, आपने एक सब्जेक्ट अपना मजबूत कर लिया और उस सब्जेक्ट को आप जाके उस पर आप अच्छा स्कोर कर गए, तो बच्चे ज़्यादातर मेंस लिखते थे। और हिंदी मीडियम के बच्चों का जितना अच्छा मेंस होता है उतना शायद इंग्लिश मीडियम के बच्चों का नहीं होता। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या हुई, मेंस में लिखने का मौका ही नहीं मिल रहा है, बहुत कम बच्चे फिल्टर हो जा रहे हैं, सब सीसैट में ही फिल्टर हो जा रहे हैं। और एक चीज़ और बताऊं, जो मेंस लिख भी रहे हैं वो एक जगह और फिल्टर हो जा रहे हैं। कंपलसरी पेपर में 2 कंपलसरी पेपर हैं, एक इंग्लिश का पेपर है आपका, इंग्लिश के पेपर में 300 में आपको कितना लाना है, 75 नंबर, इतने नहीं ला पा रहे हैं क्वालिफाइंग नेचर का, यहाँ फिल्टर हो जा रहा है, इसके बिना भी कॉपी चेक नहीं होगी। तो जो बच्चे पहुँच भी रहे हैं हिंदी मीडियम के मेंस में वो यहाँ फिल्टर हो जा रहे हैं कुछ इंग्लिश के पेपर पे। हिंदी वाले में भी इंग्लिश पूछता है, वहाँ पे भी ट्रांसलेशन आता है, तो इतना भी हमने काम नहीं कर रखा कि यहाँ से ही हम अपने आप को प्लस कर ले जाएं, पार करा पाए। तो एक तो गड़बड़ यहाँ पे है, दूसरा जो है सी साइड में मैथ रीजनिंग पे गड़बड़ है। तो यदि हम मेंस लिखेंगे ही नहीं और मेंस लिखेंगे और मेंस में भी यहाँ पे गड़बड़ हो जाएंगे तो फिर हमारी नैया पार होनी ही नहीं है। तो ऐसे में अब हमारा जो पूरा का पूरा प्लान है, जो हमें अब देखो फाउंडेशन अलग चीज़ है, वहाँ पे 2 साल 3 साल की पूरी कंप्लीट तैयारी है और इस बार उम्मीद है काफ़ी बच्चे आपके देंगे, क्योंकि 2016, 17, 18, 19, 20 जितने भी बच्चे हैं, बाकी सुपर 50 पे भी इस बार हमने काम किया था, उसमें भी 22 बच्चे मिले थे। तो 22 के 22 बच्चे वो भी आपके साथ लाइव रिवीजन ये भी करेंगे। तो अब देखते हैं, इस बार हमें उम्मीद ये है कि बेटर जो संस्था ने वर्क किया है शायद उसका एक अच्छा परिणाम दिखे। जॉब वाले बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हैं, लगभग 250 बच्चे तो जॉब वाले हैं ऑलरेडी, लगभग आधे जो है तैयारी, कुछ लोग इस समय लीव लेकर के पढ़ रहे हैं, बाकी जॉब वाले। तो इस बार उम्मीद है। तो अब करना क्या है, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, हम जो लेकर चलेंगे, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। पहला आपको मंथ वाइज मैं डिवाइड कर देता हूँ। मार्च का महीना आपका है, मार्च के महीने में आपके पास 31 दिन है, यदि आज के दिन को भी जोड़ लें। फिर अप्रैल का महीना है आपके पास, अप्रैल के महीने में 30 दिन मिलेंगे हमें। इसके बाद मई का महीना है और फिर आपके पास जून का महीना है। मई में 31 दिन है और जून में 30 दिन है। 30 में से एक एग्ज़ाम 13 को है तो 12 दिन इससे पहले मिल जा रहे हैं, एक एग्ज़ाम 27 को है तो 26 दिन इससे पहले मिल जा रहा है, 26 दिन इससे पहले, 12 दिन इससे पहले। तो अब ये हमारे पास पूरा टाइम स्लॉट है, इसमें मान लो हार्डली पर्याप्त समय है, 104 दिन 118 दिन, तो 90 दिन का मैं प्लान यहाँ पे सेट कर रहा हूँ जिसको लेकर के हम काम कर सकते हैं। हमें यहाँ तक इस पूरे मार्च और अप्रैल दोनों में पीटी भी लेना है और मेंस भी लेना है। मेंस अभी चलाते हुए रखना है, मतलब 60 दिन तक एक मेंस का टॉपिक और प्रीलिम्स का टॉपिक। ठीक, देखो मेंस में 3 चीज़ का खेल ज़्यादा है। पहला खेल है आपका इथिक्स का, दूसरा खेल है एसे का और तीसरा खेल है आपके ऑप्शनल का। जनरल स्टडी तो आप खूब पीटी पे पढ़ रहे हो, जनरल स्टडी में एवरेज मार्किंग है, वहाँ पर आप 100 नंबर के आसपास 90 से 100, 90 से 100 के ऊपर खींचते रहते हो। लेकिन खींच किस में सकते हो, इथिक्स में आप 150 तक खींच सकते हो, खींचने वाले खींच रहे हैं। एसे में आप 150 तक खींच सकते हो और ऑप्शनल में आपके ऊपर है, 300 तक भी खींचते हैं बच्चे, 250 तो खींचते ही खींचते हैं। तो 3 पे काम हमें मेजर तौर पे करना पड़ेगा। ठीक है, पीटी मेंस। तो अभी हम 60 दिनों में पीटी और मेंस दोनों को लेकर चलेंगे। मई के महीने में हम टोटली प्रीलिम्स हो जाएंगे, टोटली प्रीलिम्स की ही तैयारी करेंगे। यहाँ पे ये मेंस मैं नहीं कराऊंगा आपको, ये आपको करना पड़ेगा। हम तो केवल पीटी के लिए जुड़े हैं, तो पीटी के सब्जेक्ट अब हमारे पास एक बड़ा टास्क है कि हम डेली बेसिस पे आपको 90 दिनों में कंप्लीट कराएं। 90 दिनों में कंप्लीट कराने के पास हमारे पास 2 सेशन हम लेकर के यहाँ पे चलेंगे। पीटी तो हम करा ही रहे हैं यहाँ पे, बट मेंस आपको अपने स्तर पे करना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि अभी आप इथिक्स निपटा दो सभी लोग। इथिक्स बहुत कठिन सब्जेक्ट है, यदि इथिक्स आप क्लास से पढ़ रहे हो, यदि संस्था से जुड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ से हो रहा है। मैं इतना बारीक, इतना आसान इथिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी मैंने 2 किताबें भी आप लोगों को बताई थी साथ में, है ना, जो मार्केट में 2 ही हैं। बाकी उन किताबों से भी बेटर मैं एक एक बारीक से बारीक चीज़ लेके चल रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अप्रैल लास्ट तक में ऑप्शनल का एक बड़ा सेक्शन हो, मेंस का एक बड़ा सेक्शन इथिक्स पढ़ डालें। इथिक्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके साथ ही एस्से पे भी अभी ही काम करते जाएं हम। इथिक्स और एस्से 2 पे काम यदि हम कर लें अभी इस टाइम पे,
प्रॉपर मजबूत काम। 60 दिन बहुत होते हैं इथिक्स और एशे को मेंस के लिए। बाकी यहाँ पीटी पे चलते जाए। पीटी पे देखो जो चीज़ें हैं हमारे पास, अब यहाँ पे 2 लेवल पे काम करना पड़ेगा। एक काम तो संस्था कराएगी, दूसरा आपको घर पे करना पड़ेगा। घर वाले में आपसे मैं सिर्फ एक उम्मीद करता हूँ, बाकी दूसरा नहीं करना। घटना चक्र उठानी है सारी की सारी, बाकी काम संस्था कराएगी। घटना चक्र हम नहीं पढ़ाएंगे। घटना चक्र फैक्चुअल डेटा है, उसमें खूब भरा हुआ डेटा ही डेटा है, भरा पड़ा है। 8 वैल्यूम आते घटना चक्र के। 2021 का वैल्यूम नहीं आया, 2020 भी नहीं आया था क्योंकि कोविड-19 लग गया था, एग्जाम डिले हो गए थे। तो 2019 का वैल्यूम आप लोगों के पास होगा, है सबके पास घटना चक्र। डेली घटना चक्र करना है। घटना चक्र का मैं वीकली टारगेट भी दूंगा इस एग्जाम को लेकर के कि कितनी कौन सी पढ़नी है, किस सब्जेक्ट की शुरू करेंगे और कितनी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम घटना चक्र का एक वीकली टारगेट भी शुरू करेंगे। उतनी आपको हर सप्ताह में कंप्लीट करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। तो ये काम आप घर पे करेंगे। संस्थान में जितना सब्जेक्ट है शेड्यूल वाइज, हमने शेड्यूल वाइज सारे सब्जेक्ट बना रखे हैं, तो संस्थान में जो शेड्यूल वाइज सब्जेक्ट हैं वो सारे शेड्यूल वाइज सब्जेक्ट करेंगे हम। ठीक है, बाकी इथिक्स और एशे, अब इस पे काम आपके पास 2 ऑप्शन है। यदि आप चाहें तो पर्टिकुलर ये कहीं भी जहाँ भी आपको लगता है कि बेटर है, बेस्ट है, इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं, बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर बुक्स उठा के खुद से भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ अप्रैल लास्ट तक में इथिक्स और एशे 2 सब्जेक्ट आपके मजबूत हो जाए, दोनों पे काम कर लें आप, पहले इथिक्स फिर एशे। ठीक है, हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एथिक्स के लिए बुक्स क्या है सर? इथिक्स के लिए क्रॉनिकल की आती है आपकी लेक्सिकॉन, ठीक है, और दूसरी आपकी एक सुब्बा राव की बुक आती है। ये 2 किताबें हैं। इन 2 किताबों के अतिरिक्त यदि आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं बहुत आसान भाषा में, तो 12-13 लेक्चर तो मैंने पब्लिक किए हैं चैनल पे। 12-13 चैनल पे मैंने पूरे जितनी भी शब्दावलियाँ हैं उनको आसान भाषा में परिभाषित किया है। यदि आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको आज़ाद आईएएस एकेडमी के ऐप में मिलेंगी। क्लासेस अभी चल रही हैं संस्था में, तो वहाँ पे रिकॉर्डेड जितने भी लेक्चर हैं वहाँ पे भेजे जा रहे हैं। शेड्यूल वाइज लगभग 100 के आसपास लेक्चर होंगे, और मैं इसे कंप्लीट भी कराऊंगा जाके मई लास्ट तक, क्योंकि मैं बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। एक एक चीज़ आपको वहाँ पे समझ में आ सकती है। तो आपके पास एक विकल्प ये है, ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। केवल इथिक्स का ही बैच आप वहाँ से लीजिएगा। कंप्लीट बैच में तो वो चीज़ है ही है, लेकिन यदि आप केवल इथिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गई एक बात। तो हमें मेंस को अभी छोड़ना नहीं है। मेंस आप अपने स्तर पे 2 सब्जेक्ट करेंगे, इथिक्स का, एशे का। पीटी में अब हम पूरा एक एक सब्जेक्ट वाइज लेकर चलेंगे। जैसे अभी ये सप्ताह पूरा है तो इसमें पॉलिटी और एंशिएंट हिस्ट्री, ये 2 चीज़ें आपकी चलने वाली हैं। इसके बाद आपका पूरा शेड्यूल दिया गया है, उस शेड्यूल के हिसाब से हमारी पूरी क्लासेस हैं। यहाँ पे हम सी सेट भी करवाएंगे, सी सेट की भी क्लास हमारी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो मैं एक बार आप लोग को शेड्यूल आप लोगों को साझा कर देता हूँ, फिर इसके बाद से हम पॉलिटी शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लास में मैं लिखवाऊँगा कुछ नहीं, याद करवाऊँगा। ठीक है, याद करवाऊँगा मैं पूरा, यहीं क्लास में याद करके घर जाना है। वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड आपको बैच में मिलेगा, आप उसको रिमाइंड कर पाएंगे। रिमाइंड करने का काम आपका रहेगा। दूसरा, आपको जो घटना चक्र में दूंगा उसको रिवाइज करने का काम आपका रहेगा। पॉलिटी से जुड़े हुए जो भी नोट्स आपने बनाए हों उसको भी आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, इतनी इसको थोड़ा सा कुछ महक सी लग रही है क्या? आप लोग भी लग रही है? मुझे लग रही है। अच्छा अच्छा, हाँ कुछ अभी चलिए मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या सब्जेक्ट कैसे कैसे लेके चलेंगे। ये शेड्यूल है, ये आपको ऐप में मिल जाएगा, आज़ाद आईएएस एकेडमी के ऐप में ये शेड्यूल मैंने साझा कर दिया है। तो अब देखो इसमें जो हम लेकर चलेंगे, मार्च के महीने में आपके 4 सप्ताह हैं, चारों सप्ताह में एक क्लास होंगी। मैं आपको फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे लिखवाएंगे नहीं, मैं यहाँ पे याद करवाऊँगा। ठीक है, लिखवाने का समय अब चला गया। लिखवाने के लिए फिर फाउंडेशन में खूब लिखवाया ही है, वहाँ पे दिल खोल के लिखवाया है आपको। तो अब यहाँ पे लिखने का कोई सीन नहीं रहेगा। आपकी 1 मार्च से लेकर 6 मार्च तक इंडियन पॉलिटी की क्लास है। ठीक है, और एंशिएंट हिस्ट्री दूसरा सेशन है, यानी कि 2 सेशन है। एक 9:15 से चालू होगा, 11:15 तक रहेगा। दूसरा जो है आपका 2-2 घंटे की क्लास है, 11:30 से लेकर के, नहीं 9:15 से लेकर के
हाँ 9 से चालू है, 9 से 11 एक है, फिर 11-15 से लेकर के आपका 1-15 तक है, और इसके बाद फिर आपका इथिक्स की क्लास हमारी चालू होगी। तो इथिक्स की क्लास मेंस में रहेगी वो, ठीक है। तो ये हमारा, ये आपका पहले हम पॉलिटी 2 स्लॉट में बांट के रखी गई है। पहले स्लॉट में पॉलिटी और दूसरे स्लॉट में, यानी बीच में फिर आपको गैप मिलेगा पॉलिटी में, ठीक है। 6 दिन पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी चालू हो जाएगी पहले सेशन में। इधर भी आपका पहले एंशिएंट हिस्ट्री चलेगी। एंशिएंट हिस्ट्री 7 दिन में ही आपको रिवाइज करवाई जाएगी। हम बारीक से बारीक चीज़ को भी नहीं छोड़ेंगे रिवीजन में, लेकिन हमारी गति ज़्यादा होगी। क्रैश कोर्स का मतलब यही होता है। उम्मीद ये है कि आपका फाउंडेशन अच्छा होगा। फाउंडेशन अभी मैं पॉलिटी में चेक करना चालू करूँगा, ठीक है। चेकिंग तो होगी ना, विदाउट चेकिंग नहीं कुछ मामला होने वाला, ठीक है। तभी पता चलेगा कि आपका फाउंडेशन कहाँ तक है। पॉलिटी में आप लोग, मेरा एक इंटायर वीडियो भी आपने देखा होगा, 12-13 घंटे की क्लास है, उसमें मैंने काफ़ी कुछ क्या सब कुछ है उसमें, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं थी इस क्लास की, लेकिन अब ये 15 दिन में हम एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत डिटेल से बारीक एक आर्टिकल मैं आपके दिमाग में बैठाता चला जाऊँगा, ठीक। आर्टिकल, बाकी जो हिस्ट्री पॉलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन है, इससे जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स है, सब कुछ। तो एक तो आपका ये है पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री। इसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये क्लास रहेगी आपकी दूसरे वीक में। फिर पॉलिटी कंप्लीट कराएंगे। जनरल हिंदी में यहाँ पे कंप्रीहेंशन वाला टॉपिक ज़्यादा है। जनरल हिंदी में 2-3 क्लासेज ही हैं, बायो का सेक्शन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। झारखंड से यहाँ पे तरुण कुमार सर आएंगे, वो पढ़ाएंगे बायोलॉजी का टॉपिक। फिर आपका मेडिवल हिस्ट्री है। इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री में 1 सप्ताह ही दिया गया है, 1 सप्ताह एंशिएंट को, 1 सप्ताह मेडिवल को। हमने मॉडर्न को बहुत टाइम दे दिया है, पर्याप्त टाइम दे दिया है, ठीक है, जितना टाइम चाहिए। फिर यहाँ पे आपका बायोलॉजी का टॉपिक है। केमिस्ट्री भी कराई जाएगी, ये आपका छत्तीसगढ़ से ऐश्वर्या अग्रवाल जी आएंगे, बायोलॉजी का टॉपिक। इसके बाद सी साइड भी आपका यहाँ पे होगा, यानी मैथ रीजनिंग की क्लासेस भी यहाँ पे करवाई जाएंगी। जितने भी बेसिक्स एडवांस जितना भी होगा, हम चाहते हैं रिस्क नहीं लेके भेजना है, ताकि गड़बड़ ना हो किसी तरीके की। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास आपकी ये होगी। इसके बाद आपका फिजिकल ज्योग्राफी, ये फिजिकल ज्योग्राफी मैं कराऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कम समय में निपटा देना है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी रावेन सर कराएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, जनरल इंग्लिश की भी क्लासेस होंगी, ठीक है। कुछ क्लासेस आपकी कराई जाएंगी यहाँ पे। इसके बाद हिंदी कंप्रीहेंशन, ये मैं कराऊंगा। आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, जो उत्तर प्रदेश के बच्चे उनके लिए यूपी स्पेशल का भी रिवीजन होगा। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग लिखा हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते हैं यूपी में सी सेट में, ये सी सेट को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके बाद आपका मिसलिनियस, फिर डाउट सेशन। इतनी अवधि में हम पूरा कंप्लीट करा के जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं आपका प्रॉपर, ठीक है। तो समय कम है, आपके पास भी समय कम है। यहाँ पर आपको सेल्फ नोट्स खुद आप जो लिखना चाहें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम रहेगा आपको याद कराना, जो भी फैकल्टी आएगी उसका काम भी रहेगा याद कराना। लास्ट में हम टेस्ट करवाएंगे, 1 जून से आपके टेस्ट चालू हो जाएंगे। हम चाहते हैं अभ्यास करके जाएं आप एग्जाम हॉल पे, तो टेस्ट से आपको आइडिया लगना चालू हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो 1 जून से लगातार लगभग 35 सेट का टेस्ट रहेगा, 5 सेट तो इसके साथ इंक्लूडेड रहेंगे आपके, ठीक है। आईएएस का अलग रहेगा, यूपी का अलग रहेगा, क्लियर। तो ये अब आपका शेड्यूल होने वाला है और इसी शेड्यूल को हम फॉलो करने वाले हैं। तो आज चलो पॉलिटी की क्लास है, मैं ज़्यादा लेट नहीं करता हूँ, शुरुआत करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास से। स्टार्ट करें, है ना। रणनीति से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्शन। रणनीति बहुत सिंपल आसान शब्दों मैंने आपको बता दी। हमें मार्च के महीने में प्रीलिम्स का पीटी 2 स्तर पे होगी, एक संस्था में जो कराया जाएगा वो होगा, साथ में आपको एक सेल्फ स्टडी में मैं आपको क्या दूंगा, एक टारगेट वीडियो दूंगा। जैसे आज ही आ जाएगा इस वीक का टारगेट वीडियो शाम को, कहाँ पब्लिक होगा, आज़ाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे टारगेट वीडियो आएगा घटना चक्र का। घटना चक्र 2019 वाली अभी उपलब्ध है, 2021 वाली अभी छपी नहीं है। मेरी घटना चक्र से बात हुई थी, उन्होंने कहा था सर हो सकता है कि अप्रैल लास्ट तक या मई फर्स्ट वीक तक हम भेज पाएँ। उन्होंने तो अभी बोल रहे थे कि मार्च। मैंने कहा आप मूर्ख मत बनाइए, मैं पिछले 5 साल से आपको जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो जैसे ही आ जाएगी, आने के बाद आप 2021 ले लीजिएगा। लेकिन अभी 19 है, हम टाइम ख़राब नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या होगा, क्वेश्चंस को अपडेट किया जाता है जो अभी हुए होंगे रिसेंट में। जैसे सीजी का क्वेश्चन पेपर वो भी हुआ है, और आपका जो है आईएएस का जो हुआ है अक्टूबर के महीने में, यूपी का अक्टूबर के महीने में, तो वो क्वेश्चन और इंक्लूड कर देंगे। बाकी कंटेंट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो हमें घटना चक्र आप सेल्फ में करेंगे, जितना आपको 1 वीक का टारगेट दिया जाएगा, और ये आपको जो यहाँ पे कराया जाएगा, बस इनफ है, पर्याप्त है।
इतना करना है, इतना कर ले गए लगातार 104 दिन में, आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। करंट अफेयर्स की प्रॉपर क्लासेस होंगी, बीच बीच में करंट अफेयर्स के वीडियोस आज़ाद आईएएस एकेडमी में पब्लिक होंगे। मैं करंट अफेयर्स आप लोगों को कराऊंगा, यहाँ क्लास में नहीं करा पाऊंगा, फिर क्लास में टाइम ही कहाँ है अपने पास, इसलिए करंट अफेयर्स रेगुलर चलेगा। करंट अफेयर्स अभी से ही, अब आपको 2 स्लॉट बनाने चाहिए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 स्लॉट बनाइए। एक स्लॉट है जो आप नया पढ़ रहे हो, एक स्लॉट है जो रिवीजन स्लॉट है। एक तो आपका है रिवीजन स्लॉट। तो अभी जो ये क्लास चलेगी, जो संस्था वाली क्लास है, इसको डाल दो रिवीजन में। अब देखो 10 घंटे से कम पे बात नहीं बनेगी, कम से कम 10 घंटे आपको देना पड़ेगा स्टडी में। रिवीजन स्लॉट को देना पड़ेगा आपको 6 से 7 घंटे, ज़्यादा हमें बल प्रदान करना है रिवीजन पे। दूसरा स्लॉट है जो फ्रेश पढ़ना है आपको, जो नया पढ़ना है। तो नए पढ़ने के लिए अब जैसे इथिक्स है, हो सकता है आपके लिए नया हो, अभी तो हमें करना ही है। एसे का टॉपिक है, इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। कंटेंट खूब उपलब्ध है। एसे में मैंने आपको बताया था एक दृष्टि की बुक आती है, विकास दिव्यकीर्ति सर और उनकी निशान जैन की, बेस्ट बुक है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम भी निकालता है एक निबंध की, वो भी ले सकते हैं। या फिर आपका परीक्षा मंथन भी निकालता है, लेकिन 50 लेने की जरूरत नहीं, एक में काम हो जाएगा। ठीक है, निशान जैन वाली बुक ले लीजिएगा, बेस्ट है। उसमें आपको प्रस्तावना लिखने के कई तरीके बताए गए हैं, 1-2 तरीका नहीं बताया गया। कोटेशन बहुत सारे बताए गए हैं। इसके बाद हर एक टॉपिक पे बताया गया है। ऐसे की कुछ क्लास मैं भी लूँगा, जैसे ही इथिक्स खत्म होगा फिर मैं ऐसे पे आऊँगा, तो लगभग 10 से 15 क्लास में ऐसे वहाँ पे करा दूँगा। बाकी हमने ऑनलाइन बैच में पूरा ऐसे वगैरह करवा रखा था। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमें जो मतलब यहाँ पे ये फ्रेश पे ये टॉपिक को आप लेके चलिए, साथ ही रिवीजन पे क्लास प्लस घटना चक्र जो आपका चलेगा, ये दोनों रिवीजन पे चलेगा। एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे अब आप लोग पढ़ते हैं, बीच बीच में मन डिस्टर्ब होता है, पढ़ाई पे मन नहीं लेता, तो आप घटना चक्र उठा लो। क्यों? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन भी है, आंसर भी वहीं पे लिखा हुआ है, तो आपको ज़्यादा जोर नहीं होता, टाइम बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, जब मन ना हो, इरिटेशन हो, या फिर जैसे कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए करो ना, तो फिर रिवीजन ही किया करो, नया मत पढ़ा करो, है ना। जो पढ़ चुके वो भी तो काम आएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि जो पढ़ चुके वो काम ही नहीं आना है। तो जो पढ़ चुके उसको हमें रिवाइज करना, अगेन टू अगेन रिवाइज करना है। रिवीजन मस्ट है, बिना रिवीजन के बात नहीं बनेगी। ठीक है, बाकी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं शुरू करूँ, बताइए। हाँ, एथिक्स और एसए के भी टारगेट वीडियो डालेंगे? नहीं, एथिक्स और एसए के टारगेट वीडियो नहीं डालेंगे। इसके क्यों डालें? मतलब अगर डाल देते नहीं, टारगेट वीडियो ऑनलाइन बैचेस में फिर वो सिस्टमेटिक बना हुआ है। जैसे कोई बच्चा फाउंडेशन में जुड़ता है ना, तो उसको फिर वीक 1 में पॉलिटी होती है, अब वही हमने 60-70 लेक्चर हैं। फिर वीक 2 वो आते आते 22वें 23वें वीक में इथिक्स चालू होती है ना। तो इथिक्स का पर्टिकुलर बैच है, अब आपको अपना शेड्यूल बना लेना है, रूटीन बना लेना है, उस हिसाब से करिए, बेटर यही रहेगा मेरे हिसाब से। ज़्यादा आप आश्रित होना है, लेकिन इतना भी नहीं होना जितने में फिर पता चले कि बात ज़्यादा बिगड़ रही है। बहुत ज़्यादा आश्रित नहीं होना। सर घटना चक्र दृष्टिवाद में भी तो आता है? नहीं, वो नहीं करना, घटना चक्र ही प्रॉपर करना है, चाहे आईएएस वाले बच्चे हों चाहे यूपी पीसीएस वाले बच्चे हों। रीज़न इसके पीछे ये है क्योंकि जो घटना चक्र ने काम किया है, आईएएस के प्रश्न पत्र पिछले 30 साल के उठा के एक जगह पे कर दिए, यूपी के पिछले 30 साल के क्वेश्चन उठा के एक जगह कर दिए, बिहार के पिछले 30 साल के क्वेश्चन उठा के एक जगह कर दिए, छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन उठा के एक जगह कर दिए, राजस्थान के क्वेश्चन उठा के एक जगह कर दिए, उत्तराखंड के क्वेश्चन उठा के एक जगह कर दिए। सबका एक्सप्लेनेशन दिया, प्रॉपर अपडेशन है चीज़ों में। अब एक नया पूरा पेज, टॉपिक वाइज फ्रंट पेज भी जोड़ दिया उन्होंने, तो उसमें फैक्चुअल डेटा पर्याप्त है। उसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के समाहित होने से आपको पता चल पाएगा कि आयोगों का स्तर क्या है, कहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट ज़्यादा किया जा रहा है अगेन टू अगेन। ये आपको कोई नहीं ये काम करके देगा। इसलिए आपको जो भी लेना है घटना चक्र का ही प्रीवियस ईयर पे लेना है पीटी के लिए। इतना डेटा है, इतना फैक्ट है उसमें कि आपका फिर उसी से बहुत काम हो जाएगा। पूछेगा कहाँ से? यदि फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी दिया गया, यहाँ पे दिया गया, पिछले साल क्वेश्चन से, तो वहाँ पे रिवीजन हो जाएगा आपका। इसलिए घटना चक्र ही पढ़ना है, बाकी सब पे टाइम मत खराब करिएगा। बाकी क्लास में हम बाकी चीज़ें जितनी भी आपकी बचेंगी क्लास में नहीं बचने वाली। यदि मैं 395 अनुच्छेद आपको पढ़ा के भेज रहा हूँ, पूरे अमेंडमेंट पढ़ा के भेज रहा हूँ, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? एंशिएंट में यदि हम एक एक पूरी कोई भी डेट लाइन नहीं छोड़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको? कहाँ पे रह जाएगा? इतना तो हम करा के भेज रहे हैं ना। फाउंडेशन में आप ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ ही चुके हैं,
तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। हमारा प्लानिंग ये रहेगी कि हम जो हमने कोर टॉपिक डिवाइड किए हैं कि हम पॉलिटी पे अच्छी पकड़ बना के जाएं, हिस्ट्री पे अच्छी पकड़ बना के जाएं, साइंस पे अच्छी पकड़ बना के जाएं, तो हम वो पूरा प्रयास करेंगे, वहाँ पे हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, डाउट भी आप पूछ सकते हो किसी भी क्लास में, यदि आपको लगता है तो मेरे साथ आप डाउट भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। पॉलिटी में जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत होती है, अब देखो बेस्ट ये रहता कि आप मेरे साथ बेयर एक्ट लेकर आते। बेयर एक्ट है, या तो ये लेके रखो, या तो बेयर एक्ट की पीडीएफ मैंने भेजी थी एक बार टेलीग्राम पे, कहो तो अगेन फिर मैं बेयर एक्ट की पीडीएफ आप लोगों को भेजे दे रहा हूँ। ठीक है, तो बेयर एक्ट की पीडीएफ जो है अपडेटेड अभी आ गई है, तो आप लोगों को मैं भेजे दे रहा हूँ। आज़ाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मैं इसे भेजे दे रहा हूँ। आज़ाद आईएएस एकेडमी के ऐप में भी ये अपडेट कर दी गई है। ठीक है, टेलीग्राम पे अभी मैंने जस्ट भेज दी है बेयर एक्ट की पीडीएफ, आप देख सकते हो। ये चैनल का नाम क्या है? आज़ाद आईएएस एकेडमी। ठीक है, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो आपको सबसे नीचे पीडीएफ आ गई। ठीक, शुरू करते हैं फिर। बहुत बेसिक से चालू करेंगे, आज की क्लास से आपका पॉलिटी शुरू हो जाएगा।